जैसे स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस में होते हैं अलग अलग टाइप के प्लान्स। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है योजना के प्रकार, या जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान कि एक प्लान किस किस तरीके के होते हैं। एकल योजना, स्थायी योजना, दो तरह की योजनाएं होती हैं, उनके अंतर्गत कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले योजनाएं ही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। स्ट्रेटेजीज को रणनीति, पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसीज हो गई हमारी, प्रोसीजर्स, तरीका तकनीक काम करने की, मेथड कौन से तरीके से आप काम कर रहे हैं, रूल्स मतलब निर्देश, और प्रोग्राम्स, ठीक है। सेवेंथ है प्रोग्राम्स और एट्थ है बजट। बजट मतलब पैसा आप कहाँ से जुटा रहे हैं, बजटिंग कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने तरह के प्लान्स हैं, 8 तरह के प्लान्स की हमने यहाँ पे डिस्कशन करी है। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले योजना के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो योजना विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के, जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यवाही करने की प्रतिबद्धता है, कि आपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो अब आपके विशिष्ट लक्ष्यों में आ रहे हैं, उसके लिए आपने जो योजनाएं बनाई, उसके लिए क्या कार्य किया, क्या निश्चित कार्यवाही की। तो योजना अवधि के उपयोग और अवधि के आधार पर, ड्यूरेशन, और उपयोग मतलब यूजेस एंड ड्यूरेशन के हिसाब से रहती है। यूजेस एंड ड्यूरेशन, इसमें हम दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे। योजनाओं की वो कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है कि वो किस कैसी शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की है, तो उसमें उपयोग उसी प्रकार पे होगा, उसके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो उसको हम अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एकल उपयोग और स्थायी योजनाएं, दो प्रकार की योजनाएं। अब इसमें हमने सबसे पहले ले लिया एकल उपयोग, ठीक है, एक बार बनाई हमने और वो खत्म। और फिर है स्थायी, मतलब परमानेंट रूप से कई सालों तक चल रही है। तो दो तरह की योजनाओं के प्रकार है, एकल उपयोग और स्थायी योजनाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकल उपयोग योजना क्या होती है। तो जैसे कि नाम बता रहा, एकल उपयोग योजना निर्देशों का एक समूह है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह है, ठीक है, जो केवल एक बार की समस्या से निपटने के लिए डिजाइन की जाती है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो आपने एक बार में वो योजना बनाई और उससे निपटारा कर लिया। तो जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज हो रही है कि एक प्रॉब्लम को आपको सुलझाने के लिए, नाम से ही निश्चित है कि एकल हो रही है। इसे एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार के प्रयास या घटना के लिए बनाया जाता है। एक इवेंट आपको करना है, आपने उसके लिए योजना बनाई, वो इवेंट हो गया, तो वहां वो योजना अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये एकल योजना हो गई। इस तरह की योजना किसी निश्चित स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, निश्चित है कि उसकी आवश्यकता कि ये हमें इवेंट कराना ही है, कोई सोशल गैदरिंग करानी है, इवेंट कराना है जिसमें हम लोगों को जागरूक कर सके, तो आपने एक योजना बना ली, उस प्लान को उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो एक निश्चित समय के लिए रहती है, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर है एकल उपयोग योजना की अवधि परियोजना के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है, ठीक है, जो भी आपने प्री प्लानिंग की है उसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए एकल इवेंट योजना एक दिन तक चल सकती। अब आपने कोई जागरूकता कैंपेन लगाया, एक दिन का है, तो वो एक दिन चल के उसके हिसाब से आपने योजना बनाई कि क्या कैसे कहाँ होनी है, कितने लोग गैदर होंगे, और वो समाप्त हो जाएगी वो अपना। लेकिन एकल परियोजना एक सप्ताह या महीने तक चल सकती। अब एक दिन का इवेंट है जागरूकता का, लेकिन आपने एक हेल्थ कॉन्शियस शिविर लगा लिया, तो वो शिविर कई 15 दिन तक चल रहा है, एक महीने तक चल रहा है, तो वो परियोजना उस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। फिर है एकल उपयोग योजनाओं को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। वो इवेंट हो गया तो फिर से आप वो सेम इवेंट नहीं कर सकते। वो एक दिन के लिए था, 15 दिन के लिए था, कैंपेन था, एक महीने के लिए, वो वहां योजना बना के हुआ, क्रियान्वित हुआ और वो समाप्त हो गया, फिर से वो रिक्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार लक्ष्य, क्योंकि उसका जो भी उसका उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य प्राप्त करने पे भी उपयोगी नहीं रह सकते। उसका लक्ष्य क्या है, ऑलरेडी जो हमने गोल उसका अचीव कर लिया, तो हम वो फिर से नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत आएगा बजट, कार्यक्रम, परियोजना रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज, इसके उदाहरण है, ठीक है। बजट बनाया एक स्पेसिफिक चीज के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमने बजट दे दिया, मार्केटिंग टीम को बजट दे दिया, तो उन्होंने वो पैसा वहां लगा लिए, तो वो ऑब्जेक्ट उनका जो है वो वहीं अचीव हो गया। कोई प्रोग्राम भी शॉर्ट ड्यूरेशन का, ये प्रोग्राम हमने रख दिया, ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परियोजना इसके उदाहरण में आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एकल उपयोग योजना के प्रकार कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले कार्यक्रम, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है, कार्यक्रम को हमने क्या बोला, प्रोग्राम्स।
तो एक कार्यक्रम में परियोजना के उद्देश्य, उससे रिलेटेड जितनी भी परियोजना मतलब उसकी जो सब योजना है, ठीक है, उसके जो भी गोल्स हैं, नीतियां मतलब पॉलिसीज हो गई, पॉलिसी उसमें क्या नीतियां हैं, प्रक्रियाएं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें एक्सप्रेशंस हो गए, प्रक्रियाओं को हम एक्सप्रेशंस बोलेंगे, और विनियमों, कार्यों और किसी भी कार्यवाही को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक और मानव संसाधनों की पूरी सूची शामिल हो। एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जिसमें आपने उसके क्या लिख दिया डिटेल्स में, ऑब्जेक्ट्स की किस उद्देश्य से ये प्रोग्राम है, उसमें कुछ नीतियां लिख दी, कुछ पॉलिसीज हो गई उसकी कि ये पॉलिसी है, प्रतिक्रियाएं हैं, विनियम है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिख लिए, और किसी भी कार्यवाही को अब किसके द्वारा पूरी की करने के लिए भौतिक और मानव संस्थान, उस प्रोग्राम के लिए माइक वगैरह लगेंगे तो वो भौतिक संस्थानों में होंगे, बोलने के लिए स्पीच वगैरह के लिए क्या मनुष्य लगेंगे, तो ये भी संस्थान के रूप में हुए जो सूची में से कौन से व्यक्ति क्या क्या संस्थानों का उपयोग कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंतर्गत आपने बना दिया, तो शॉर्ट टर्म के रूप में होंगे ये, ठीक है। फिर बजट, बजट को एज इट इज हम बजट ही पढ़ते हैं, तो बजट भविष्य में किसी भी विशिष्ट समय के लिए अपेक्षित परिणामों की संख्यात्मक विवरण है, ठीक है, न्यूमेरिकल डिटेल्स हैं। जो हम बजट क्या है, बजट हमेशा नंबर में होते हैं, ये हमने मार्केटिंग टीम को 50,000 का बजट दे दिया प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या है, नंबर के फॉर्म में जो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बजट बोल रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बिक्री बजट, ठीक है, सेल्स का बजट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बजट हो गया, अनुसंधान और विकास बजट, रिसर्च के लिए आपने बजट दे दिया, ठीक है, मास्टर बजट, नगद कैश के लिए बजट दे दिया आदि। जितने भी डिपार्टमेंट्स को पैसा चाहिए तो आप फाइनेंस दे दो, तो वो बजट के फॉर्म पे नंबर में ही हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्थायी योजना, ठीक है, अब इसको हम परमानेंट प्लानिंग के बारे में देखेंगे। तो स्थायी मतलब स्थायी योजनाओं का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो समय के साथ नियमित रूप से घटित होती हैं, ठीक है, नियमित है, रेगुलर है, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने ऐसी योजना बनाई जो लॉन्ग टर्म के लिए। एकल में क्या था, एक दिन, 15 दिन या एक महीने के लिए थी, अब ये स्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाली है, ठीक है। तो यह एक बार बनाया जाता है और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन और उद्यम के कारण इसका मूल्य बरकरार रहता है, ठीक है। टाइम टू एक बार बनाई, लेकिन हम टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करते रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते रहेंगे, ठीक है। इसमें एक बार बनाया जाता है और फिर व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार समयोजित किया जाता है। आपने वन टाइम बनाई और जो जो चेंजेस आए उसके हिसाब से आपने उसमें चेंजेस डालते गए, ठीक है। व्यावसायिक जो मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज उसमें वो चेंजेस मान रहे, कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आपको रेगुलर चेंज करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको समायोजित कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या आएंगी, नीतियां, पॉलिसीज, एक्सप्रेशंस, पद्धतियां और मापदंड, मेजर सभी स्थायी योजना का हिस्सा है। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें इसमें आएंगी, पॉलिसीज आएंगी, एक्सप्रेशंस आएंगे, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म फीडबैक फॉर्म आप भरवा रहे हैं, कितने सहमत थे आज आप इससे, है ना, वो हो गया, पद्धतियां आ गई, मापदंड मतलब मेजर्स आ गए, तो ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो योजनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया कर सकते हैं। अब कितने रूप में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि योजना का लक्ष्य क्या है, किस तरह की योजना है, उसमें किस तरह का गोल है, क्या उसका टारगेट है, क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये हमें देखना पड़ेगा योजना बनाने से पहले। तो सबसे पहले योजना में, स्थायी योजना में उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है, तो उद्देश्य वांछित परिणाम है जिन्हें प्रबंधन अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, जिसमें वो संस्था में क्या कार्य करेंगे जिससे वो ऑब्जेक्ट की, उद्देश्य की प्राप्ति हो। फिर इनका उद्देश्य प्रबंधन की अपेक्षित भावी स्थिति को प्रतिबंधित करना हो सकता है, ठीक है। इनका क्या है कि प्रबंधक की जो एक्सेप्टेड आउटकम है उसको अचीव करना हो सकता है या उसको दर्शाना हो सकता है। तो संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण नियोजन प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग प्रोसेस ही पहला सबसे बड़ा कदम है कि अगर हम प्लान करेंगे तभी तो हम कार्यों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्लानिंग करना, ठीक है। उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना, वेरी क्लियर होने चाहिए, क्लियर स्पष्ट होने चाहिए कि सबको समझ में आए, अर्थात उन्हें परिणात्मक होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो हम जिसमें हम परिणात्मक मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, क्लियर थे तभी हमको, हमारा उद्देश्य क्लियर था तभी हम उसको अचीव कर पाए, जिसमें हम रिजल्ट से उसका कंपैरिजन कर सके, तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करें। हमने समय सीमा को भी क्या रिसोर्स माना था कि टाइम ड्यूरेशन भी हम रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं।
प्राप्त किए जाने वाले वांछित परिणामों को लिखित घोषणा के रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए, जिसमें हम क्या है, हमने जो अगर लक्ष्य जो बनाए वो स्पष्ट थे संस्था में लोगों को, तभी उन्होंने उसको अचीव किया। और हम रिजल्ट नहीं, परफॉर्मेंस जो हम सब व्यक्तियों की देख रहे हैं, तो उस रिजल्ट के बेस पे ही देखेंगे कि किसने कितना टारगेट पूरा किया, क्योंकि उनको लक्ष्य क्लियर थे, तो उस हिसाब से हम उसको रिजल्ट से कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, उदाहरण के लिए निवेश पर 20%, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें 20% रिटर्न है, तो ये अगर क्लियर है तो हम रिटर्न प्रॉफिट के रूप में देख सकते हैं। बिक्री लक्ष्य में 10% की वृद्धि, जो सेल्स था उसमें हमने 10% की वृद्धि हो गई, मतलब एक्ससीड हो गई हमारी सेल्स इत्यादि। ये उद्देश्य प्राप्त करने योग्य और यथार्थवर्ती होते हैं, मतलब हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म पे भी कर दिया, तो हम ये क्लियर थे कि हमें अगर एक संस्था को 20% की वृद्धि रिटर्न चाहिए या बिक्री करनी है, तो हमने उसको एक नंबर फॉर्म में दे दिया जिसको सारे संस्था के लोगों और कर्मचारियों को अचीव करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है रणनीति, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, आपने किस रणनीति से कार्य किया। तो रणनीति से तात्पर्य दीर्घकालिक निर्णय, लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ठीक है, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं से है, जो किसी संगठन की दिशा और दायरों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जो किस तरह का संगठन है, बड़ा है, छोटा है, किस तरह का उसकी, तो उस तरह की उसकी स्ट्रेटेजी होगी, रणनीति भी उसी प्रकार होगी। तो ये वे योजनाएं हैं जो एक संगठन विभिन्न परिस्थिति, मतलब जो भी कंडीशन है, खतरों मतलब रिस्क, कंडीशन, रिस्क और अवसरों, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई भी बिजनेस को दो तरह की चीजें इफेक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, रिस्क, ठीक है, निपटने के लिए विकसित करता है। ठीक है, वो योजनाएं हम रणनीति बना रहे हैं कि अगर टेक्निकल चेंज हो गया तो उसमें बिजनेस में, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो क्या असर पड़ेगा, तो ये हम रणनीतियां पहले से बना रहे हैं। ठीक है, आंतरिक रणनीति से तात्पर्य संगठन के प्रबंधकों द्वारा की नई व्यापारिक रणनीतियां विकसित करना है। अब जो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो जो मैनेजर्स बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उससे ये प्रभावित होती है, प्रक्रिया है। जबकि ये इंटरनल फैक्टर्स की बात करें जो मैनेजर द्वारा बनाई जा रही है, बल्कि हम एक्सटर्नल रणनीति, स्ट्रेटेजी से तात्पर्य प्रतिस्पर्धियों की रणनीति के जवाब में रणनीति विकसित करना, जो हमारे मार्केट से, एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी, उनसे निपटने के लिए कि उनके प्रोडक्ट से हम ज्यादा बेहतर सेल कर सकें। ठीक है, तो वो जो हम मार्केट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के इंक्लूड होगी। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञापन माध्यम, आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो, वितरण नेटवर्क, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो आदि का चयन करना। मुख्य रूप से रणनीति निर्माण 3 स्तरों पर होता है। ठीक है, किस तरीके से करें, 3, कॉर्पोरेट स्तर, कॉर्पोरेट में रणनीति बनाई जाती है, व्यावसायिक बिजनेस स्तर और कार्य स्तर, वर्क स्तर, 3 तरह की रणनीतियों की कॉर्पोरेट में, मार्केट में, कॉर्पोरेट में क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या लेके आ रहे हैं, व्यावसायिक मतलब बिजनेस के अंदर आप संस्थान के अंदर कोई रणनीति बना रहे हो, और कार्य स्तर के लिए कि कार्य कैसे करना उसके लिए आप रणनीतियां बना रहे हैं, तो ये हमारी होती है स्ट्रेटेजी। चलते हैं नेक्स्ट पे, नीति, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग होती है ना, पॉलिसीज होती है, पॉलिसी। ठीक है, तो नीतियां व्यापक कथन है जो लोगों के विचारों या ऊर्जाओं को एक विशिष्ट दिशा में निर्देशित करती है। किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई अपने व्यूज रख दिए, तो व्यापक कथन है जो एक दिशा निर्देश प्रोवाइड कर रही है। ये रणनीति की व्याख्या के लिए आधार का काम करती है। जो हमने अभी स्ट्रेटेजी पढ़ी, उनकी विशेष तौर पर व्याख्या करें कि ये स्ट्रेटेजी है, तो इस ऑथर ने कोई स्टेटमेंट दिया होगा, स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, तो उसकी ये व्याख्या कर रही है। ठीक है, किसी संगठन के सभी स्तरों और विभागों के लिए नीतियां मौजूद होती हैं, इसमें बड़ी और छोटी नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की कई सारी पॉलिसीज हैं, तो उनकी नीतियां हैं जिसमें लोग आए, समझें और वो पॉलिसी लें। तो हर संस्थान की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, नीतियां हैं, कुछ पॉलिसी हैं, उस बेस पे वो कार्य करते हैं, उस हिसाब से ये डिसाइड होती हैं। ठीक है, नीतियां उन सीमाओं को निर्धारित करती हैं जिनके भीतर प्रबंधन कार्य करता है। कोई भी मैनेजर जहां काम कर रहा है तो वो नीतियां बनाएगा, उसी अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो वो नीतियां बता रहे हैं कि पॉलिसीज बनी थी, उसके अंतर्गत ही एक मैनेजर अपना कार्य कर रहा है। ये अनुकूलनीय है क्योंकि उन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है, ये चेंजेबल होती है कि कंडीशन के या आवश्यकता पड़ी तो हम इसमें बदलाव कर सकते, कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए केवल नगद आधार पर चीजें बेचना, आप क्या है कैश ही लोगे, लोगों से अगर कोई चीज बेच रहे हो तो हम ऑनलाइन नहीं या क्रेडिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम नगद, कई दुकानों के बाहर लिखा था कि नगद, केवल नगद का व्यवसाय करते हैं, नगद में पेमेंट भुगतान स्वीकार है, तो मतलब ये उनकी पॉलिसी है
एकल स्रोत में खरीदारी करना, एक ही आप एकल स्रोत में मतलब एक बार माल ले आ रहे हो इन्वेंट्री अपनी एकल स्रोत में, एकल जो है वन टाइम सोर्स में ही आप अपनी इन्वेंट्री ला रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें एक पॉलिसी हो सकती है किसी भी फर्म, बिजनेस या किसी भी संस्थान की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रक्रियाएं चरण दर चरण निर्देश है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इनको क्या बोलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, निर्देशन है मतलब इंस्ट्रक्शन, जो निर्दिष्ट करते हैं कि किसी कार्य को कैसे पूरा करना है। कोई काम करने के लिए हमें कैसे कार्य करना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे प्लानिंग का भी प्रोसेस, हमने पहले क्या देखा कि सबसे पहला क्या प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स को, तो ये पहला चरण था। फिर प्रेमिसेस चूज करना, ये दूसरा चरण था। तो ये हमें क्या है, अपने लक्ष्यों की ओर ले जा रही है। तो किसी भी कार्य को कैसे पूरा किया जाना चाहिए ये निर्दिष्ट कर रहा है। फिर निर्दिष्ट करते कि कौन से कार्य किस क्रम में पूरे किया जाना चाहिए, कौन सा पहला हम कार्य कर रहे हैं। जैसे मैनेजर का पहला कार्य होता है प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या वो कर रहा है, चयन कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, फिर क्या है, डायरेक्टिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप, हमने पहले प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, कैसे क्या करना है ये हमने इसमें डिसाइड किया। ऑर्गेनाइजिंग में हमने कार्यों का प्रबंध किया, स्टाफिंग में लोगों का प्रबंध किया। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करें कि हमें करना क्या है, जिसमें हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग लास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद हम अपने जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के, हमने अपना जो संस्था का ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं, उसके लिए हम वापस प्लानिंग पे आते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे अपर मैनेजमेंट मिडिल को कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, मिडिल लोअर को कर रहा है, तो ये भी एक प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है, प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। सामान्यतः की जाने वाली कार्यवाहियों का क्रम एक नीति को क्रियान्वित करता है। ठीक है, अगर हम अगर जनरली फॉर्म पे देखें तो जो भी हम प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं वो एक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जो पहले से प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, नीतियां वही है कि नीतियों को फॉलो करके हम जो पहले से हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइन किए उनको हम अचीव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की भर्ती प्रक्रिया, अब आप जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें भी बहुत सारे, कि इसमें सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, चूज करते हैं, फिर उसमें से हम एप्लीकेशंस मंगाते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसमें से क्या है, इंटरव्यूज पे बुलाते हैं, इंटरव्यूज के बाद हम क्या करते हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि ये एक संस्था अपनाएगा, उसी को हम प्रक्रिया या प्रोसेस के तौर पे देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूल्स। नियम को हम क्या बोल रहे हैं, रूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो नियम विशिष्ट कथन होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट हैं जो निर्दिष्ट करते हैं कि किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। रूल्स हैं कि आपको ये कार्य करना है। इस समय किसी में ऊपर से रूल्स, कंपनी के ये रूल हैं कि अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये कार्य नहीं करना, जिससे हमें दंड मिलेगा वो कार्य हम नहीं करेंगे, और जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या हम अगर फोकस होके करेंगे तो वो कार्य हम करेंगे। तो ये रूल्स बता रहे हैं कि जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। ठीक है, नियम कठोर है, क्या है, ये स्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्या है, स्ट्रिक्ट है, और उनमें लचीलेपन की अनुमति नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने हिसाब से बदल दें। अगर एक कंपनी का रूल है कि टाइम पे आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो आप उसको अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। ठीक है, जिसमें संगठनात्मक अनुशासन सुनिश्चित होता है, जिसमें डिसिप्लिन, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है कि टाइम पे 9 बजे आपको आके कार्यस्थल पे पहुंचना है। ये एक रूल है, कंपनी का नियम है, जिसको किसी को नहीं तोड़ना। अगर तोड़ते हैं तो आपकी लेट लगेगी या आपकी सैलरी कट होगी, तो इस तरह से आपको भुगतान दंड के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कार्यपाल में धूम्रपान निषिद्ध है, मतलब कई जगह लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। तो जो भी स्मोकिंग एरिया है, नॉन स्मोकिंग एरिया है, या जो भी है लिखा हुआ, तो आप प्रेमिसेस के अंदर कंपनी के स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये पॉलिसी सबको, ये रूल सबको फॉलो करना है। इसको ये नहीं कि आप अपने हिसाब से बदल देंगे या अपर मैनेजमेंट वाला व्यक्ति बदल देगा, नहीं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। अब ये तरीका, तो ये मेथड है हमारा, तरीका, मेथड, और आइदर प्रोसीजर। ठीक है, कि क्या प्रोसीजर से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो विधियां उन निर्धारित तरीके या तौर तरीकों का वर्णन करती। अभी हमने लॉज वो बताते हैं, तौर तरीके बताते हैं कि जिसके द्वारा किसी कार्य को लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाना था। ये हमारा लक्ष्य था, उसमें हमने ये विधियां, मतलब ये लॉज, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, उसके बारे में बताएंगे। तो हमने कौन सा तरीका अपनाया, मेथड या प्रोसीजर, कोई कार्य को करने के लिए कौन सा अपनाया।
ठीक है। सही समाधान चुनने से समय, धन और प्रयास की बचत होती, साथ ही कार्य कुशलता भी बढ़ती। अगर आप किसी भी कार्यस्थल पर टाइम बचा रहे हो, ठीक है, आप कॉस्ट बचा रहे हो या प्रयास मतलब अपने एफर्ट्स बचा रहे हो, तो उससे क्या है, संगठनात्मक कोई भी कार्य कुशलता में बढ़ती, मतलब हमें वर्किंग कैपेसिटी में वृद्धि करता है। तो ये हमने कौन सा तरीका, मतलब कोई काम एक सरल तरीके से भी हो सकता है, आसान समय कंज्यूमिंग प्रोसेस से भी हो सकता है, तो हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, ये हमें ये मेथड या तरीका बता रहे हैं। ये विधियां अनुकूलनीय होती है, ठीक है, अनुकूल है ये, ठीक है, परिवर्तन के हिसाब से है। उदाहरण के लिए किसी संगठन द्वारा अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रशिक्षण, प्रेरणा कार्यक्रम इत्यादि। अब कोई भी संस्थान या संगठन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रशिक्षण प्रोग्राम, 1 महीने का आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम रख दी या ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिया, तो उसमें वहां विधियां सिखाई जाएंगी मैनेजमेंट की, ठीक है। जैसे प्रशिक्षण प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन दे रहे हो आप कि आप कैसे अपने, कई बार हताश हो जाते हैं लोग, नहीं कर पाए, तो मोटिवेट कर रहे हो अपने कर्मचारियों को वो संस्था के ऑब्जेक्ट के प्रति, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो ये क्या हो सकता है, तरीका, मेथड बता रहे हो कि आप कार्य करने की कुशलता को बेहतर तरीके से बता रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, जिसमें वो हताश ना हो और जो ऑब्जेक्ट्स हैं संस्था के वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी जितने सारी भी टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है, कितने तरीके की एकल और स्थायी के अंतर्गत इसके प्रकार हमने देखे। तो गोल्स बड़े हो या छोटे, हर उद्देश्य के लिए सही प्लान जरूरी है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।